नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, जा करके उसको देखें, अपना नोट्स बनाएं, कीवर्डों पर काम करें, प्रैक्टिस करें। दोनों बैच तो चल रहा है, एक डिटेल से पूरा चल रहा है क्लास इकोनॉमी का आपका, ताकि आप नोट्स बना सकें। और दूसरा एक क्लास और भी चल रहा है जो प्रैक्टिस का है। पिछले 25 वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो आरओ की एग्जाम हो, यूबीपीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, या फिर जो है आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर इकोनॉमी का दिखेगा तो वो जो है आपके प्रैक्टिस में नजर आएगा। हम एक एनालिसिस पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी फैक्ट हैं वो भी आपको देने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं। आते हैं, आज हम लोग बातचीत करते हैं आरबीआई। देखिए, आरबीआई के बारे में हमने पूरी बातचीत कर ली है। आरबीआई की संरचना को लेकर के, आरबीआई की स्थापना को लेकर के, आरबीआई पर आधारित 1934 के एक्ट को लेकर के, फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। सब कुछ बातें हमने कर ली है, मुख्यालय वगैरह को लेकर के, नोट मुद्रालय वगैरह को लेकर के, टकसाल वगैरह को लेकर के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जा करके पिछला क्लास आप देखें, देने क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आरबीआई के कार्यों की। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरी तरह आरबीआई के कार्य पढ़ेंगे और साथ ही साथ आरबीआई के द्वारा जो जारी की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको लेकर के पढ़ेंगे। और जो आपका एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसको लेकर भी पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? तो आते हैं आरबीआई के कार्य, नीति और शासन। तो यहां पर देखिए जरा, आरबीआई के बारे में कुछ चीजें हम आपको रिवीजन भी करते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज की। और मजे की बात है कि मैं लिख लिख कर जो पढ़ा रहा था, थोड़ा सा इसमें स्पीड स्लो थी, है ना? यहां पर सारी चीजें आपको, मेरा ही अपना नोट्स है, मैं हार्ड वर्क करके आता हूं, देन यहां पर आ पाता हूं। मैं बिना एनालिसिस के नहीं आ पाता। मेरे खुद के नोट्स जो है लगभग लगभग 2000 पेज के नोट्स में बना करके रखा हूं ऑलरेडी। तो मैं वही कंटेंट आपको डिलीवर करता हूं जो कंटेंट आपके आयोग, जो कंटेंट आपकी एनसीईआरटी और जो कंटेंट ऑथेंटिक बुकों में है। ठीक है ना? तो वही कंटेंट मैं जो है पीपीटी बनवाता हूं, देन उसके माध्यम से आप तक पहुंचता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ठहर करके, रोक रोक करके, एकदम जो है स्लो ढंग से वीडियो का देखें। वीडियो को देख करके अपना नोट्स जरूर से जरूर बनाएं। यहां पर देखिए जरा, आरबीआई की स्थापना और विकास दिया है। तो आरबीआई, जब मास्टर ने आपको आरबीआई बताया था तो उसमें यंग हेल्टन आयोग बताया था, रॉयल कमीशन बताया था, 1926 में गठित किया गया था। उसी ने रिकमेंड किया था कि देश की जो है एक केंद्रीय कोई बैंक होना चाहिए जो मुद्रा के संचालन और उसके प्रबंधन का काम कर सके। तो उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या किया गया, स्थापना की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। और मजे की बात है कि ये जो आरबीआई की स्थापना की जाती है, यह आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत की जाती है? आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है, ये कहां पर पास किया गया था? तो ये ब्रिटिश संसद में पास किया गया था। कहां पर बाबू? ब्रिटिश संसद में इसको पास किया गया था। ठीक है ना? तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। यहां पर जरा आना, यहां पर एक अधिनियम आपको दिया है, एक डेट दिया गया है, 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब कि मास्टर ने पहले आपको बताया था कि ये जो अपना प्यारा सा आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें पहले ज्यादातर स्वामित्व जो है या फिर शेयर, ये निजी प्लेयर का होता था। लेकिन अब जो है जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो ये सरकार की संस्था हो गई। अब सरकार के माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाएगा। मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार करने के लिए और साथ ही साथ देश की आर्थिक वृद्धि के लिए इस आरबीआई का उपयोग अब किया जाएगा। अदरवाइज पहले ये था कि निजी प्लेयर के द्वारा इसका संचालन किया जाता था ज्यादातर जो है, चूंकि निजी प्लेयर का इसमें जो है पार्टिसिपेशन ज्यादा था। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, अच्छा, एक जो है सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था 1948 में। उसी के तहत आरबीआई का क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और समझिएगा जरा, एक कब किया जाता है राष्ट्रीयकरण? तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ ये होता है कि अब ये सरकार की संस्था हो गई पूर्ण रूप से। ठीक है ना? किसकी संस्था हो गई? सरकार की संस्था हो गई। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। अच्छा, मजे की बात है कि जो आरबीआई था, हमने आरबीआई के बारे में बताया था कि साहब ये 1935 से लेकर के 1937 तक
इसका मुख्यालय कहां पर होता है? तो एक चीज हमने बताया था, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? तो मुंबई में ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर। और इसके अलावा जब ये भी बताया था कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो ओसबोर्न स्मिथ इनको जो है आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। ये जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन हमने बताया कि जब देश आजाद हुआ तो आजाद मतलब कि जो है आजाद देश के भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो उसमें बताया गया था कि साहब सीडी देशमुख साहब थे। कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। इनका भी नाम आपको, ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर थे। इतनी कुछ बातें आपकी क्लियर हुई। चलें आगे। अब यहां पर एक अधिनियम है, एक जो है डेट दिया गया है 2016। समझिएगा जरा। 1934 का आरबीआई एक्ट था, ये तो आपको पता होगा। आरबीआई एक्ट 1934। इसी आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन कब किया गया बाबू? तो संशोधन 2016 में किया गया। और 2016 में संशोधन करके एक मौद्रिक नीति ढांचे का प्रावधान किया जाता है। क्या? मौद्रिक नीति ढांचे का प्रावधान किया जाता है, जिसको आप जो है मौद्रिक नीति या जो है एमपीसी कहते हैं, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। उसका प्रावधान कब किया गया? तो 2016 में किया गया। ठीक है ना? कब कैसे किया गया? तो आरबीआई एक्ट 1934 है, जिसके तहत ये आरबीआई की स्थापना की गई थी। इस आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत अब इसी में 2016 में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और संशोधन करके क्या किया जाता है? एमपीसी का प्रावधान किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रावधान किया जाता है। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? आगे चलते हैं। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि इसकी प्रस्तावना को लेकर के मतलब एक भूमिका देख लेंगे, क्योंकि आरबीआई के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कार्य वगैरह को पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि बैंकों के नोटों का जो है निर्गमन मतलब कि निर्गम निष्कासित करती मतलब कि जारी करती है, और इसको विनियमित करना, भंडारण रखना और तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए देश की मुद्रा तथा ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना, एक क्या होता है? आरबीआई का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है ना? मतलब कि आप प्रस्तावना के रूप में बता सकते हैं कि बैंकों के नोटों को जो है निर्गम, बैंक नोट के निर्गम को विनियमित करना, भंडारण रखना और जो है भारत में मौद्रिक स्थिरता मतलब कि मूल्यों की स्थिरता तथा मूल्यों की स्थिरता को या मौद्रिक स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना, ये आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है। अब आपको एक चीज पता होगा कि भाई वर्ष 2016 में संशोधन के बाद मूल स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया, क्योंकि यहां पर एमपीसी का कॉन्सेप्ट आता है 2016 के बाद। ठीक है ना? संशोधन करने के बाद मेन आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरबीआई के 7 प्रमुख कार्य यहां पर दिए गए हैं। एक एक कार्य हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। यहां पर एक ड्राफ्टिंग हमने करवा ली है कि भाई आपको अगर मेंस की आंसर राइटिंग करनी होगी तो बीच में आरबीआई के कार्य लिख करके और उसके बाद जो है एक 7 प्रमुख कार्य आप दर्शा देंगे, प्रेजेंट कर देंगे अपनी कॉपी में, तो आपका जो आंसर होगा बहुत ही बेहतर होगा। क्या होगा? बहुत ही बेहतर। तो पहला इसका कार्य क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण का काम है। क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण का काम है। और दूसरा काम है मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार, मतलब कि मुद्रा को जारी करने का एकाधिकार, बस इतना समझिए। बैंकर तथा ऋण प्रबंधन का काम करता है। बैंकर तथा ऋण प्रबंधन मतलब जैसे बैंकों का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर मतलब कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनको तो संचालित करता ही करता है, उसका पिता होता है। मतलब कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो पुत्र हैं, और आरबीआई क्या होता है? उसका पिता होता है। उनको जो है क्या करता है? उनको ऋण देने का काम करता है। इसके अलावा उनसे कभी कभी जो है उनके ऋण को जो है संचालित करने का भी काम करता है ना? तो बैंकों के जो है बैंकर का काम, ऋण प्रबंधन का काम बैंकों के बैंकर का काम यहां पर देखिए करता है। अच्छा, सरकार के भी बैंकर का काम करता है। किसके? सरकार के। सरकार को भी ये ऋण देता है, तो सरकार के बैंकर का काम ये करता है आरबीआई। ठीक है ना? फिर यहां पर देखिए जरा, वित्तीय प्रणाली के नियामक की प्रमुख भूमिका ये निभाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन मतलब कि जो भारत विदेशों से जो हमारे यहाँ डॉलर आते हैं उसके जो है प्रबंधन की प्रमुख भूमिका आरबीआई के द्वारा निभाई जाती है।
फिर वित्तीय स्थिरता तथा विकास के लिए एक काम करता है। तो एक कुछ जो है मौद्रिक प्राधिकरण, मुद्रा निर्गमन, बैंकर और ऋण प्रदाता तथा बैंकों के बैंकर के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में, वित्तीय प्रणाली के नियामक के रूप में और विदेशी मुद्रा प्रबंधन के रूप में तथा वित्तीय स्थिरता एवं विकास के लिए एक क्या करता है, आरबीआई कार्य करता है। तो एक कुछ 7-8 कार्यों की आप लिस्ट बनाइएगा, जरूर से जरूर बनाइएगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक एक लिस्ट को पूरा उठाते हैं और बाकायदा डिटेल से पूरी बातचीत करते हैं। इसमें पहला है कि मौद्रिक प्राधिकरण का काम करना। क्या आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक प्राधिकरण का काम करती है। और आपको पता होगा इसका जो उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई होती है। क्या होती है बाबू, महंगाई होती है। ये जो महंगाई है इसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करती है, आरबीआई करती है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे जब आरबीआई की जो है इसकी संकुचनकारी और प्रसारकारी नीतियों को पढ़ेंगे, वो जो है आरबीआई के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज दर इत्यादि के माध्यमों से कंट्रोल करती है ताकि महंगाई आपकी कंट्रोल रहे, एक सीमा तक मुद्रास्फीति कंट्रोल रहे। तो उसको हम मौद्रिक प्राधिकरण के अंतर्गत रखते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना तथा आर्थिक विकास को समर्थन देना या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। पहला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, मतलब कि महंगाई को कंट्रोल रखना, और दूसरा क्या है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। ये इसका क्या है, उद्देश्य है मौद्रिक प्राधिकरण का। फिर उसके बाद यहां पर उपकरण, मतलब कि कौन सा माध्यम लिया जाता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानिए कि यहां पर हम किसके माध्यम से जो है मुद्रास्फीति पर कंट्रोल रखते हैं, रेपो रेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो यहां पर सीआरआर के माध्यम से, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, इसके माध्यम से। फिर उसके बाद जो है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम जो है एसएलआर कहते हैं, इसके माध्यम से करते हैं। तो यहां पर ये सब उपकरण है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, महंगाई पर कंट्रोल करते हैं और आर्थिक जो विकास है, इस आर्थिक विकास के डायमेंशन को क्या करते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि मौद्रिक प्राधिकरण क्या है, तो आपने ये बताना है कि इसका जो उद्देश्य होता है ये मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना और साथ ही साथ आर्थिक विकास के डायमेंशन को जो है बढ़ावा देना। और इसमें जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, इसमें जो है रिवर्स रेपो रेट और इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, ब्याज दर जैसी जो है तमाम उपकरण प्रयोग करके हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा। तो पहला वाला क्लियर हुआ, किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझिएगा जरा प्रैक्टिकल करके। मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार, मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार, आपको पता होगा कि मुद्रा को निर्गमन करने का या मुद्रा को मार्केट में निकालने का अधिकार किसके पास होता है, तो आरबीआई के पास होता है, ठीक है ना। अधिकार, सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। मतलब कि आपको 1 रुपए से अधिक जितने भी नोट होंगे वो जो है जारी करने का या निर्गमन करने का अधिकार किसका होगा, आरबीआई का होगा। किसका होगा बाबू, आरबीआई का होगा। अभी एक चीज समझना जरा, आरबीआई क्या कर सकता है कि 1000 रुपए का मैक्सिमम ए सिक्का जारी कर सकता है, 1000 रुपए का सिक्का जारी कर सकता है, सिक्का, और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का ए नोट जारी कर सकता है, ठीक है ना। क्या जारी कर सकता है, नोट। तो आपको 1 रुपया से अधिक, मतलब कि जब आप बोलते हो कि साहब 1 रुपया से क्या अधिक अगर नोट या सिक्का जारी करने का अधिकार होगा तो वो किसका होगा, तो आपने बताना है कि साहब वो आरबीआई का होगा। लेकिन जो 1 रुपए का नोट या सिक्का जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, उस सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इतनी बातें क्लियर। और 1 रुपए के नोट या सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आपने बताना है कि साहब ये वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव। ये सब सारी बातें हमने बता दी है पिछले क्लास में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, ठीक है ना। अब 1 रुपए से अधिक पर जो भी नोट जारी की जाएगी, सिक्का जारी किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा जारी भी किया जाएगा और आरबीआई के गवर्नर का उस पर क्या होता है, हस्ताक्षर भी होता है।
ठीक, यहां पर देखिए अपवाद 1 रुपए के नोट और सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और 1 रुपया से अधिक के जो नोट और सिक्के होंगे किसके द्वारा जारी किए जाएंगे, वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर देखना जरा प्रबंधन का काम कौन करती है, तो पर्याप्त नकदी छपाई वितरण और नष्ट करने की व्यवस्था भी कौन करती है, इसका मैनेजमेंट आरबीआई करती है। मतलब कि यहां पर पर्याप्त नकदी की मार्केट में बाजार में देश में नकदी की मात्रा ठीक, आपकी एटीएम तक पैसा ठीक ठाक होना चाहिए। एक कौन सुनिश्चित करती है, आरबीआई सुनिश्चित करती है। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से भी सुनिश्चित करती है वो, ठीक है ना, कि मार्केट में पैसा कितना होगा। फिर उसके बाद छपाई का काम आरबीआई करती है, वितरण का काम आरबीआई, नष्ट करने की व्यवस्था, नष्ट करने की व्यवस्था इन द सेंस जो फटे फुटाने आपके नोट्स वगैरह हो जाते हैं उसको नष्ट करने का भी काम कौन करती है, आरबीआई करती है। तो आरबीआई का एक कार्य मौद्रिक प्राधिकरण आपने देखा और दूसरा कार्य आपने मुद्रा निर्गमन का एक अधिकार आपने देखा। दो कार्य आपको क्लियर हुआ ना, दोनों के नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सरकार और बैंकर, बैंकों का बैंकर। हमने आपको बताया कि यह सरकार के बैंक का काम करती है और बैंकों के बैंकर का काम करती है। मतलब कि अगर सरकार को जरूरत पड़े तो सरकार को जरूरत पड़ने पर सरकार को क्या देती है, ये ऋण देती है। और इसके अलावा अगर भारत सरकार के ऊपर किसी प्रकार की समस्या होती है तो अधिशेष हस्तांतरण का भी यहां पर नियम है। क्या है, अधिशेष, अधिशेष हस्तांतरण, अधिशेष हस्तांतरण। मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो लाभ कमाया जाता है उसको सिंपल सी भाषा में कहें तो हम भारत सरकार को जो दे देते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, भारत सरकार को आर्थिक रूप से बल मिलता है कि भारत सरकार तमाम योजनाओं परियोजनाओं पर काम कर सकती है। तो सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करता है, आरबीआई। क्योंकि सरकार को जरूरत पड़ने पर क्या देती है, आरबीआई ऋण देती है। सरकार को समय समय पर अधिशेष हस्तांतरण भी जो है ट्रांसफर करती है। तो ये चीजें जो है शो करता है कि ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। और इसके अलावा बैंकों का बैंकर, बैंकों का बैंकर इसलिए कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इन वाणिज्यिक बैंकों को एक तो ऋण देने का काम करती है, क्या, ऋण देने का काम। और दूसरा आपको पता होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया था। क्या लाया गया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया था। और इसी 1949 के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को रेगुलेट करती है, रेगुलेट करती है, मतलब कि इनका नियंत्रण करती है आरबीआई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बैंकों के बैंकर का काम करती है और सरकार के बैंकर का काम करती है। तो ये बातें समझ में आई। अब यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर कैसे, केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है तथा अल्पकालिक ऋण जो है इनको क्या करती है, प्रदान करती है। तो ये जो है सरकार के बैंकर के रूप में भूमिका निभाती है। दूसरा, बैंकों के बैंकर के रूप में काम करती है, क्या, बैंकों के बैंकर के रूप में। यहां पर देखिए जरा वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई की अनुसूची 2 के तहत वर्णित होते हैं, वो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। जैसे कुल मिला जुला करके बीओबी वगैरह है ना, एसबीआई है, बीओबी है, इलाहाबाद बैंक है, ये सब कैसे बैंक, यूनियन बैंक है, ये सब वाणिज्यिक बैंक हैं। तो वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं आरबीआई के पास आरक्षित निधियां रखते हैं। आरक्षित मतलब कि एक रिजर्व्ड कोष रखते हैं। अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई होता है और प्लस जो है ये भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करता है अंतर बैंक लेन देन के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बैंकों के बैंकर का भी काम करती है और सरकार के बैंकर का भी काम करती है। तो इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नियामक प्रबंधन और जो है विकासकर्ता के रूप में ये प्रमुख भूमिका निभाती है। तो यहां पर पहला है कि वित्तीय प्रणाली का नियामक का काम करती है। वित्तीय प्रणाली के नियामक का कार्य अर्थ इन द सेंस ये होता है कि बैंकों और एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है कि नॉन फाइनेंस बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं, है ना, जो बैंक की तरह ही काम करती हैं बशर्ते कुछ एक कंडीशंस होती है कि जिनको, जिसके कारण इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। तो बैंक और एनबीएफसी और भुगतान प्रणालियों का जो है ये क्या करती हैं, विनियमन करती हैं। इसीलिए इसको जो है वित्तीय प्रणाली का क्या कहा जाता है, नियामक कहा जाता है। नियामक मतलब कि रेगुलेशन का काम करती है, रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है ना, विनियामक।
फिर उद्देश्य क्या है कि जमाकर्ताओं की रक्षा ताकि हो सके और वित्तीय स्थिरता बनाई जा सके तथा लाइसेंस और पूंजी मानदंड को जो है तय किया जा सके। ये क्या है, वित्तीय प्रणाली का नियामक का काम है। ठीक है, चलें आगे। दूसरा है इसमें विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। तो आपको पता होगा कि जब हम जो है बाहर जाते हैं और विदेशों में जाकर के भारत में क्या भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, है ना। विदेशों से हम क्या देते हैं, प्रेषण भेजते हैं, धन प्रेषण। धन प्रेषण सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ना। विश्व में सबसे ज्यादा भारत का जो है डायस्पोरा विदेशों में रहता है, इंडियन डायस्पोरा। जैसे आप सुनते होंगे ना कि हमारे जो है पास पड़ोस के लोग या हमारे घर के लोग दुबई रहते हैं, वहां पर इंजीनियर हैं, भेड़ बकरी चरा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, है ना, कुछ और भी काम कर रहे हैं, या फिर अमेरिका में हो रहे हैं, तो वहां से पैसा भेजेंगे ना भैया, तो पैसा किस में आएगा, वो डॉलर में आएगा। और डॉलर में जब आएगा तो उसका प्रबंधन कौन करेगा, उसका प्रबंधन कौन करेगा, आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे यही कह रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा जिसको कहा जाता है, 1999, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है ये कब लाया गया था, तो 1999 में लाया गया था। हालांकि अब जो है फेमा के स्थान पर अब इसको क्या कर दिया गया है, फेरा कर दिया गया है। और ये फेरा कब लाया गया, वर्ष 2000 में लाया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। के तहत भंडारण का प्रबंधन और रुपए की बाहरी मूल्य स्थिरता बनाए रखना ये आरबीआई का प्रमुख कार्य है। तो बस आपको की पॉइंट्स ये जान डालना है कि विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। चलिए आगे। यहां पर देखिए स्थिरता और विकास। स्थिरता और विकास का अर्थ यह है कि वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, अनुसंधान और आर्थिक सलाह पर जो है ये काम करती है। क्या वित्तीय समावेशन मतलब कि हाशिए के अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो उद्योग सेक्टर हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, या फिर जो है छोटे छोटे स्टार्टअप हो, उन तक जो है वित्तीय समावेशन की बात करता है आरबीआई। आरबीआई कहता है कि जो दूर दरार के बैंक हैं, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं, वो क्या करें कि उन लोगों तक जो है अपने धन को जो है हस्तांतरित करें या वित्तीय समावेशन का प्रयास करें, जिनके पास जो है कुछ कार्य नहीं है, जो कुछ कार्य करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनको धन की जरूरत है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं। वित्तीय समावेशन मतलब कि धन का समावेशन। जब हम धन जो है दूसरे तक पहुंचाते हैं जिनको जरूरत है, उसको हम वित्तीय समावेशन। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, जैसे आप यूपीआई का यूज करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन कहते हैं। अनुसंधान तथा आर्थिक सलाह पर जो है ये क्या करती है, काम करती है आरबीआई। तो एक कुछ आपके वित्तीय प्रणाली, नियामक, विदेशी मुद्रा का भंडार तथा स्थिरता एवं विकास, इस पर आधारित कार्य कौन कर रही है, आरबीआई कर रही है। ठीक है ना। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य। अब हमने बताया कि वर्ष 2016 में जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, इसमें क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और इस जो है मौद्रिक नीति का प्रावधान किया जाता है। और मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य, वो क्या है, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। मूल्य स्थिरता का अर्थ क्या होता है, महंगाई को बनाए रखना, महंगाई को स्थिर रखना, मतलब कि महंगाई को कंट्रोल में रखना। ठीक है ना, नियंत्रित रखना। और दूसरा विकास की धारा को सुनिश्चित रखना, मतलब कि विकास आपका बढ़ता रहे, तो दोनों के मध्य संतुलन भी स्थापित करना और साथ ही साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और विकास की धारा को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है बाबू, उद्देश्य है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। यहां पर कह रहा है कि आरबीआई अधिनियम 1934। देखिए अब यहां पर दिया है पूरी तरह कि आरबीआई अधिनियम 1934 ये 2016 में क्या किया गया, संशोधित किया गया, मतलब इसमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इसके अनुसार मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। तो यहां पर कहा गया कि भाई 2016 में जो संशोधन 1934 के अधिनियम में किया गया, उसका प्रमुख उद्देश्य की मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य बनाया गया कि मूल्य स्थिरता तथा विकास को बढ़ावा देना। ये क्या किया गया, 2016 में संशोधन करके प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। फिर अन्य उद्देश्य इसके क्या है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखा जाए, पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और बाहरी क्षेत्र की स्थिरता। और इसका मुख्य फोकस क्या है, मुद्रास्फीति नियंत्रण, मतलब कि महंगाई पर नियंत्रण। तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा, ये सब आपको एक एक पॉइंट्स लिखना है ताकि आपको भूले ना, किसी प्रकार का कंटेंट आपको अगर भूलता है तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि भाई लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एफआईटी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग।
मतलब कि यहां पर सीधा सा है कि जो महंगाई है, महंगाई एक कहां तक हो कि अर्थव्यवस्था के लिए सही हो। तो कहा गया कि भाई 4% महंगाई हो, और 4% तो जरूरी नहीं कि एकदम 4% पर टिकी रहेगी, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना, कितनी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। कहा गया कि कम होकर के कितनी हो सकती है, 2% कम हो सकती है। मतलब कि कितना, ए 2% पर जा सकती है महंगाई, कितना, कम होकर के 2%, और अधिक 2% ज्यादा हो सकती है 4% से। तो कह सकते हैं कि अधिकतम ये कितना परसेंट हो सकती है, 6%। तो 4% एक जो है लक्ष्यीकरण रखा गया और कहा गया कि +-2 का जो है टॉलरेंस दिया जाता है। +-2% का मतलब कि अधिकतम ये 6% हो सकती है और न्यूनतम ये 2% हो सकती है। 4% को स्थिर रखने का इसका एक जो है टारगेट किया जाएगा। तो वही कह रहा है कि वर्तमान लक्ष्य कितना था, ये 4% का था। खैर ये अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक लागू था। मतलब कि ये जो 4% +-2 का जो ये लक्ष्य रखा गया था, ये मार्च 2026 तक रखा गया था, मार्च 2026 तक। ठीक है ना, तो अभी भी इसी के इर्द गिर्द बनी हुई है इन्फ्लेशन। तो एक जो लक्ष्य था वो हमने लगभग लगभग प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। फिर सहिष्णुता सीमा, सहिष्णुता सीमा क्या है कि यही चीजें हैं कि +-2%, +-2% मतलब कि जो है ये 2 से 6% के बीच ही रहेगा। मिनिमम जो है कितना रहेगा, 2, अधिकतम कितना रहेगा, 6% रहेगा, जो कि हमने यहां पर आपको पूरी तरह समझाया। चलें आगे। निर्धारण, इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से हर 5 वर्ष पर सीपीआई आधारित, सीपीआई कंज्यूमर फोरम इंडेक्स जारी किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसी पर आधारित जो है ये जो इन्फ्लेशन तय होता है, इसी इन्फ्लेशन को हर 5 वर्ष पर जो है क्या किया जाता है, आरबीआई सीपीआई जारी करती है। ठीक है ना, तो ये चीजें कुछ क्लियर हुई। तो यहां पर दिया है मिनिमम 2%, अधिकतम 6%, और जो बीच का जो हमारा टारगेट है वो 4% का। ठीक है ना, चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मूल्य स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है। मूल्य स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। अगर मूल्य स्थिरता नहीं होगी तो आपके पास उच्च मुद्रास्फीति हो जाएगी। मूल्य स्थिरता अगर नहीं होती है तो, मूल्य स्थिरता मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपकी जो महंगाई है, महंगाई है एक कंट्रोल में रहे। एक कंट्रोल में इन द सेंस जो 4% का लक्ष्य रखा गया है, जो 4% जो है मुद्रास्फीति का लक्ष्य है, +-2%, +-2%। तो ये होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम 2 और अधिकतम 6% होनी चाहिए। ये लक्ष्य रखा गया है, ना तो इससे कम होनी चाहिए ना तो इससे अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम या अधिक होगी तो फिर जो है मूल्य स्थिरता जो है डैमेज होगी। तो वही कह रहा है कि अगर मूल्य स्थिरता नहीं होगी तो समस्या क्या होगी। ये महत्वपूर्ण क्यों है कि उच्च मुद्रास्फीति अगर होती है तो क्रय शक्ति क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, और अनिश्चितता बढ़ती है, और निवेशकों को ये हतोत्साहित करती है। हमारे यहां जो पैसा लगाते हैं उनको क्या करती है, हतोत्साहित करती है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि मूल्य स्थिरता होगी तो वो अर्थव्यवस्था के लिए और साथ ही साथ आम जनमानस के लिए भी सही होगा। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को अबाधित रखने के लिए नियंत्रित रखना जो है क्या है, आवश्यक है। मतलब कि मूल्य स्थिरता को नियंत्रित रखना आवश्यक है। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा, लक्ष्य से भटकाव और जवाबदेही। यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक लक्ष्य सीमा मतलब कि 2% से 6% से बाहर रखती है, बाहर रहती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला मतलब यहां पर यह कहना चाह रहा है कि भाई जो मुद्रास्फीति है ये लगातार 3 तिमाहियों, 3 तिमाही मतलब समझ रहे हैं, 3 तिमाही कि जैसे आपको जो है 3 तिमाही मतलब कि 3-3 महीने पर लेते हैं। ठीक है ना, 3 तिमाही मतलब कि टोटल टोटल 9 महीना आपकी बात कर रहा है। लगातार अगर 9 महीने में आपको देखा जाए, लगातार 3 तिमाही का लक्ष्य जो है ये 2 से 6% से बाहर निकल जाए, मतलब कि मूल्य स्थिरता क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए। तो इसका कारण क्या है कि सरकार को जो है भटकाव का कारण बताना होता है। क्या सरकार को इसका भटकाव का कारण कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो है 2% से 6% के आसपास नहीं है, बल्कि जो है इससे या तो कम हो गई है या तो ज्यादा हो गई है। सरकार को इसका भटकाव का कारण बताना होता है। दूसरा कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज कि सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं, और उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों की जो है जानकारी होनी चाहिए।
दूसरा तीसरा, समय सीमा, वह समय सीमा बतानी होती है जिसमें मुद्रास्फीति वापस लक्ष्य सीमा में आ जाएगी। सरकार के द्वारा यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि भाई 2% से 6% के बीच कब तक आप ला देंगे, ये समय सीमा भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी, निश्चित करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए जरा, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। मौद्रिक नीति समिति मतलब कि एमपीसी, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, इसकी संरचना देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी संरचना मतलब कि इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कितने सदस्य होते हैं बाबू, तो आपने बताना है कि साहब इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य किसके होते हैं, आरबीआई के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें तो एक आरबीआई का गवर्नर ही हो जाएगा, जो क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष। एक जो है इसका उप गवर्नर होगा, क्या होगा, उप गवर्नर होगा। आरबीआई के, हमने आरबीआई की जब संरचना बताई थी तो उसमें बताया था कि एक तो गवर्नर साहब होते हैं और इसके अलावा 4 उप गवर्नर होते हैं। तो एक तो गवर्नर क्या हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का जो है अध्यक्ष हो जाएगा, और दूसरा इसी में से कोई जो है एक उप गवर्नर को भी रख लिया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है ना। तो उप गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी, ये पदेन सदस्य होते हैं। फिर आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जो है नामित कोई अधिकारी, मतलब कि आरबीआई के द्वारा कोई एक नामित अधिकारी होगा जो है जानकारी रखेगा इकोनॉमिक की, तो ये पदेन सदस्य के रूप में जो है अपना पद धारण करता है। ये 3 लोग होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, कोई एक उप गवर्नर और एक अधिकारी की नियुक्ति होती है ये आरबीआई के द्वारा। इतनी बातें क्लियर। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा। अब 3 लोग हो गए आरबीआई के जो है सदस्य, आरबीआई के परिवार से, और 3 लोग ये जो है बाहरी परिवार से हो रहे हैं, और ये 3 लोग सरकार के जो है लोग हो रहे हैं। कौन लोग हो रहे हैं, सरकार के लोग हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ये लोग किए जाते हैं, और ये जो है खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर इनका जो है क्या होता है, चयन होता है। किसके, खोज सह चयन समिति होती है, ये रिकमेंड करती है इन 3 नामों को, और फिर क्या करती है, सरकार के द्वारा, इसकी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आपने बताना है कि साहब 4 वर्ष का होता है। आमतौर पर जो है पूर्व आप पुनर्वीकरण, है ना, मतलब कि पुनर्वीकरण, आमतौर पर पुनर्वीकरण, इसको काटिए, 4 वर्ष का समझिए आप, ठीक है ना। अर्थशास्त्र, बैंकिंग या विशेष जो है ये विशेषज्ञ होते हैं। कुल मिला जुला करके इनकी जो विशेषज्ञता होती है वो किस क्षेत्र में होती है, तो अर्थशास्त्र के जानकार होने चाहिए, बैंकिंग और वित्त विशेषज्ञ होने चाहिए, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 4 वर्ष का अमूमन इनका जो है क्या होता है, टाइम पीरियड। यहां पर कह रहा है कि संतुलित और पारदर्शी निर्णय सुनिश्चित होता है। धारा 45 जेड बी, इसको याद रखिएगा, क्या, धारा 45 जेड बी के तहत ये क्या है, गठित किया जाता है, क्या, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपको अगर कोई पूछे कि ये जो धारा 45 जेड बी है वो कहां से लेकर आई, तो आपने बताना है कि साहब आरबीआई एक्ट 1934 में ये धारा है। कौन सी, धारा 45 जेड बी। और इसी के तहत 2016 में क्या किया गया, एमपीसी का प्रावधान किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रावधान, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है, एमपीसी के कार्य और संचालन के नियम। एमपीसी क्या करता है, मुख्य कार्य इसका है कि मुख्य कार्य हमने बताया था कि मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना और साथ ही साथ विकास के स्तर को जो है हासिल करना। तो मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरें, जिसमें ब्याज दर होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, इसका नीतिगत रुख जो है निर्धारित करना, और निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी। मतलब कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार जो है हमको रेपो रेट रखना है, किस प्रकार रिवर्स रेपो रेट करना है, किस प्रकार ब्याज दर रखनी है, और इसका जो निर्णय होता है इस एमपीसी का, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये आरबीआई के ऊपर बाध्यकारी होता है। मतलब कि आरबीआई फिर इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। तो पहला। दूसरा क्या है कि भाई इसकी बैठकें होती हैं, और मजे की बात है कि वर्ष में कम से कम जो है 4 बैठकें होती हैं, 3-3 महीना पर। कितने महीना पर, 3-3 बैठकें। आमतौर पर हर जो है 2 महीने में एक बार जो है बैठक हो जाती है व्यवहारिक रूप से, लेकिन 3-3 महीने पर आमतौर पर जो है 4 बैठकें होती हैं साल में। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर देखना जरा, एक की बैठक कब होगी, जब जो है कम से कम जो है 4 सदस्य जो है होंगे। मतलब कि हमने बताया कि 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्यों में से 4 सदस्य जब तक नहीं उपस्थित होंगे तब तक इसकी बैठक ही नहीं होगी,
है ना। और इसको जो है मिनिमम 4 सदस्यों को क्या बोला जा रहा है, कोरम बोला जा रहा है। तो यही कह रहा है कि कोरम कितना होता है, तो 4 सदस्यों का कोरम होता है, मतलब ये 4 सदस्य उपस्थित होंगे तभी जो है एमपीसी की बैठक होगी। गवर्नर या मौद्रिक नीति प्रभारी उप गवर्नर का शामिल होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। भाई कोई भी होगा, अगर गवर्नर मतलब अध्यक्ष नहीं उपस्थित होगा तो बैठक क्या होगी, मुखिया ही नहीं उपस्थित होगा तो बैठक क्या होगी। तो जो गवर्नर और उप गवर्नर है उनका उपस्थित होना यहां पर जरूरी होता है। मतदान, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि कोरम का जो है, कोरम कितने सदस्यों का होता है, या फिर ये दे देगा स्टेटमेंट के रूप में कि क्या गवर्नर जनरल के जो है, सॉरी, क्या जो है आरबीआई के गवर्नर के शामिल ना होने से बैठक स्थगित हो जाएगी, बिल्कुल स्थगित हो जाएगी। निर्णय बहुमत से लिया जाता है, बराबर मत होने पर गवर्नर क्या करता है, इसमें अपना निर्णायक मत देता है, वोट देता है। ठीक है ना, तो ये बातें क्लियर। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, पारदर्शिता तथा रिपोर्टिंग ढांचा। पारदर्शिता क्या है कि बैठक के तुरंत बाद संकल्प प्रकाशित किया जाता है और 14 दिन बाद एक विस्तृत कार्यविधि मतलब कि जो है मिनट्स जारी किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का लिखित बयान और कारण सहित वोट जो है शामिल होता है। फिर उसके बाद हर 6 महीने में मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कितने महीने पर जारी की जाती है, हर 6वें महीने पर जारी की जाती है। ठीक है ना। मुद्रास्फीति के स्रोत तथा पूर्वानुमान प्रकाशित किए जाते हैं। ये आपको डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप कुछ बता सकते हैं कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कि आरबीआई मुद्रा निर्गमन से लेकर के वित्तीय स्थिरता तक एक व्यापक भूमिका निभाता है। दूसरा, इसकी मौद्रिक नीति का केंद्र केंद्र के मुद्रास्फीति नियंत्रण है, सॉरी, इसकी मौद्रिक नीति का केंद्र मुद्रास्फीति नियंत्रण करना है। मतलब कि इसका जो है प्रमुख मौद्रिक नीति का जो प्रमुख केंद्र होता है वो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना होता है, जबकि विकास को भी ये करती है, ध्यान में रखनी है। आपको मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति या मूल्य स्थिरता को नियंत्रित करना तथा विकास को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है एमपीसी का। ठीक है ना। एमपीसी की प्रक्रिया को संस्थागत, पारदर्शी तथा सामूहिक निर्णय आधारित बनाती है, जिससे नीति की विश्वसनीयता बढ़ती है। फिर अंतिम परिणाम, यह ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर तथा सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। तो ये एक व्यापक इसकी भूमिका है। संस्थागत ढांचा ये स्थिरता और विकास को क्या देता है, मूल्य स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है। तो ये पूरा हमने जो है जाना एमपीसी को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आरबीआई के कार्य, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, किस प्रकार जो है 2016 में संशोधन हुआ और इसके हर एक बिंदुओं और संरचना पर हमने बातचीत किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो चालू करके देखें। कल से हम लोग जो है आरबीआई के जो कार्य होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा लिए जाने वाले एक्सटेंड, ठीक है ना, तो कैसे कैसे जो है एक आरबीआई अपनाता है कि ताकि मूल्य स्थिरता बनी रहे, विकास की धारा भी बनी रहे और हर चीजें जो है अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित हो। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, इसके आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बातचीत करेंगे। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।